अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पताल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो का आगाज़ कर रहे हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के बासियों की खट्टी मीठी बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक है। जुनैद मोहल्लेदारी आने आ जाती है, इसलिए हम खामोश रहते हैं बस। क्यों? वरना ये छोटे मोटे अक्खड़ खान तो हम किसी खातिर में भी नहीं लाते, और इतना ही ये हमें खातिर में लाते हैं। जी तो चाहते हैं किसी दिन शरावत का लिवादा उतार के फेंक दे और अपने अंदर से सोया हुआ नवाब जगा ले। लड़ाई हो जाएगी या खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे लगता है शरावत का लिवादा उतारना पड़ेगा किसी दिन। चलो भाई, लिबादा उतार के देख लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देख लीजिए, दूध पानी की तो हमने बात ही नहीं की कोई। तो करके देख लो। बहुत ऊंची बोलता, हमें डर लगता है। आप घूंघट निकालिए। आपको मालूम है कि गैर लोग बैठे हुए हैं? वो क्या है? जुनैद मियां, अगर किसी का मेहमान आता है तो उसकी गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे, अगर किसी के घर कोई दूध देने आता है तो दूध वाले की गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे, अगर किसी की तीमारदारी के लिए कोई आता है तो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे, अगर कोई बदमाश आ जाता है किसी के घर में तो उसकी भी और उसके गनमैनों की गाड़ी भी हमारी किसकी दरवाजे तरफ इशारा कर रहे हैं? बदमाश कौन है? बदमाश ये कि जो बदमाश है हमारे मोहल्ले में, चुगताई मियां, जो किसी की बात सुनते ही नहीं है। हेलो हेलो, जरा तमीज से बात करो। जितना मोहल्ले पे तुम्हारा हक है उससे ज्यादा मेरा हक है। आपके घर बदमाश कौन है? ओ जी, मेरा दोस्त है ये मलक बिलाल साहब। ये जो ओ है। केड़ा मलक बुला लो, सीधा ना लो, बिल्लू दो नालिया। ये जो बिल्लू दो नालियों वाले हैं ना, इनकी गाड़ी हमारे गाड़ी किस चीज की दो नालियां आपकी? बंदूक की के घर की? बहुत ये अच्छी शो है, आराम से बात करें। की दसिए बाबू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚ ਬੜੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। यानी आप भाई की शुगर पे बदमाशी करते हैं? भाई की हुई है ना शुगर ऊपर, तो हो इनकी भी जानी है। ये जिस तरह युराफा की पगड़ियां उछालते फिर रहे हैं, जुनैद भी आपको क्या बताएं, सिर्फ इतनी बात की है इनसे कि भाई अपनी गाड़ियां अपने दरवाजे के आगे ले जाए। बिल्कुल। और इनके गनमैनों ने हमें धक्के तक दे दिए। और लतीफी साहब, मेरे दरवाजे के आगे मेरी गाड़ी खड़ी थी, अगर इनकी गाड़ी आपके दरवाजे के आगे खड़ी होगी तो कौन सी क़यामत आ गई है? ये कोई एक दफा का जिक्र तो नहीं है जुनैद मियां, आपको क्या बताऊं। दरअसल चक्कर ये है कि इन्होंने हम लोगों को डराने के लिए ये बिल्लू दो नालियों वाले के साथ दोस्ती बनाई हुई है। अब ये हर दूसरे दिन हमारे दरवाजे के आगे अपनी गाड़ियों और गनमैन लगा देते हैं, और उनके हाथों में बंदूकें भी होती हैं। हाँ जुनैद साहब, इन्हां दी गड्डियां दी वजह तो साडा लंघना टपना मुश्किल होया है। वो तो खैर गाड़ियां ना भी हो तो आपका टपना मुश्किल ही होता है। जुनैद मियां, हर दूसरे तीसरे दिन ये जो मोहतरम बिल्लू दो नालियों वाले हैं, ये बदमाश साहब हमारे दरवाजे के आगे आ जाते हैं। नहीं नहीं लतीफी चचा, ये बिल्लू अंकल मेरे अब्बू के बिजनेस पार्टनर है, बदमाश नहीं। एक माह में मिलने के लिए आ जाते, तो इसमें बदमाशी वाली कौन सी बात है? ठीक है लतीफी साहब, आपको प्रॉब्लम होती होगी, उनको भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर घड़ी दो घड़ी कोई गाड़ी खड़ी कर लेता है तो कौन सी क़यामत वाली बात है? बर्दाश्त कर लो। गाड़ी खड़ी करने का मसला नहीं है, हाँ। वो पिछले डाले के ऊपर जो वो अच्छा, वो जो गनमैन बैठे होते हैं उनकी गनों के खौफ की वजह से मेरा ख्याल आपका फशारे खून जो है वो ऊपर नीचे होता होगा। नहीं जुनैद मियां, ऐसी बात नहीं है, हम भी अल्लाह के बदल से नवाब हैं। हाँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, हमने तो अपने अंदर का नवाब सुला लिया हुआ है। आपने असल में देखी हो तलवारों वाला दौर, अब आगे गनों वाला, सीधा एक ही ठस की आवाज खत्म। नहीं, वो लोग भी कुछ अच्छे नहीं है ना। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे बैठे क्या खा रहे हो? कहते हैं तंबाकू वाले पान खा रहे हैं। अब जो लोग तंबाकू वाले पान खाते हैं वो अच्छे लोग तो नहीं हो सकते। ਚੁਗਤਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? तंबाकू वाले पान से कोई नहीं डरते दो नाली साहब। वो बार बार कभी कहते हैं कि भाई पानी का जग दीजिए, पानी का जग दिया तो कहते हैं गिलास तेरे मामी ने लेके आना जी। अरे भाई, हमारे मामू तो 10 साल हो गए फौत हो चुके हैं, तो कहते हैं फिर खुद ले आ जाके। मैंने गिलास ला के दिया तो कहते हैं चुक ले आया है, 3 बंदे नहीं तेनू नजर आ रहे हो। ये भी कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने कौन सा डर के दिए थे।
हमने तो सवाब समझ के ही पानी पिलाया था, जाहिर है। मगर उतनी देर में ये दो नाली साहब बाहर निकल आए तो वो गिलास और जग भी साथ ही ले गए इनके गनमैन। ओए किस किस्म का महला है, हम साया वास्ते एक जग ते गिलास नहीं कुर्बान कर सकते। कोई ऐसी बात नहीं है, जग गिलास की बात नहीं है, मगर वो आपकी भाभी के जहेज का था जग गिलास। और क्या मेरी नानी ने मुझे वो सेट दिया था। हाय ए भाभी ये मैं समझा अंजीर सुखाई। हम आपकी जुगत का गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे कि अंजीर हमें भी पसंद है, हम कोई आपकी बदमाशी से नहीं डरते। नहीं बदमाशी ते जुनेद साहब ये लोग वाकई करते ने गली च। मेरी दुकान तो बोतलां पी जाते ने, चीज़ां लै आंदे ने, पैसे दिंदे ही नहीं, पैसे मंगो ते अगो बंदूकां कर लेंदे ने। और लतीफी साहब डरदे होणगे, मैं नहीं डरदा डरदा। अच्छा बंदूकें सीधे कर लेता कर लेंदे ने, मैं नहीं डरदा, मैं कभी इंज भी नहीं कीता बंदूक दे के। हाँ कलमे पढ़ना तो फिर मुसलमान दा फर्ज है। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰਿਆ ਡੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲੂ ਦੋ ਨਾਲੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਨਾਲੀਏ ਵੇਖੇ ਨੇ। बट साहब पता नहीं कितने देखे आ गए ने तुसी चार नालिए। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। सो स्वीट लतीफी साहब। स्वीट नहीं, झूठ बोल रहे हैं भट्ट साहब। जुनैद मियां बात ये नहीं है कि हम इनकी बदमाशी से डरते हैं, बात यह है कि बंदूकें लोहे की होती हैं और उनमें जो गोलियां डाली जाती हैं वो भी लोहे की होती हैं। और आपको मालूम है सर्दियों में लोहा कितना ठंडा होता है। हम गोलियों से मरने वाले लोग नहीं है, मगर ठंड तो लग सकती है ना। लतीफी साहब कौन सी गोलियां बंदूकें, वो उन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं। असल में जुनैद साहब मैंने नारोवाल में ज़रई ज़मीन इन लोगों को ठेके पे दी हुई है, वो उसके पैसे देने के लिए आते हैं। अच्छा ਉਹ ਚੁਕਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। भट्ट साहब को मना करें, इस तरह की बातें ना करें, वो दो नाली वाले साहब हमारी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। लतीफी साहब आप इतना क्यों डर गए हैं? आपने तो मेरी तरफ से भी मुंह मोड़ लिया है। आपको हमने कहा था कि इधर बैठिए, उधर दो नाली वाले बैठे हुए हैं। मगर हम इनसे नहीं डर रहे। घूंघट निकालिए, अच्छा जी, वो आपको देख रहे हैं। मुझे देख रहे हैं। अस्तगफार ले यार इथों अपना खुश्क मेवा। देखिए लतीफी साहब, हम आपके पहलू में बैठे हैं और आपके सामने ये हमें क्या ऑल फॉल बक रहे हैं। तो पहलू में क्या गोली नहीं लगती? पहलू में कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठते हैं? ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ठीक है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ऐसी भी कोई बात, आप घूंघट निकालिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हम बताएंगे, हम कोई डरने वाले नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारे दादा नवाब बशीरुद्दीन बहादुर शाह जफर के जाती बावर्ची थे। अच्छा हाँ, जब तक हमारे दादा हुजूर दस्तरखान पे चटनी नहीं रखते थे, बहादुर शाह जफर दस्तरखान पे विराजमान नहीं होते थे। इतनी मोहब्बत थी हमारे दादा के साथ। हाँ, खांसी की चटनी बनाते थे। हाँ, बहादुर शाह जफर ने मरते हुए पता क्या अल्फाज कहे थे? क्या? नवाब बशीरुद्दीन चटनी वाले को हमारा सलाम कहिए। सो स्वीट। चटनी स्वीट नहीं होती, खट्टी होती है। लतीफी साहब, चुगताई साहब, मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे मेहमान आते हैं जो दूसरों के लिए दिल आजारी तो नहीं, दिल बंद होने का मौजब बन सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको ही कोई थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। तो और क्या, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, आप भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें, उनके मेहमान हैं, उनका कारोबारी ताल्लुक है, वो मोहल्ले में आएंगे, ठीक आप है। बर्दाश्त कर लें। नहीं, हम बर्दाश्त करते हैं, मगर इनको ये बताइए कि नवाबों की बद्दुआ नहीं लेते। वो ख्वाजा सराओं की होती है। ख्वाजा शराबी नवाब होते हैं, यही तो नवाबी है, जहां मर्जी रक्स शुरू कर दिया। और आप लोगों ने तो तलवारों के साए में रक्स किया हुआ है। जी हाँ, आपको सच्ची बात बताएं,
हम तो कभी आपको अकेले में अपने किस्से सुनाएंगे कि किस तरह नवाब लोग जिंदगी गुजारा करते थे। आज तो ये दो नाली वाले साहब नवाबों को आगे लगा के बैठे हुए, ईमान से हमारे दरवाजे के आगे से तो लोग गुजरते हुए डरते थे। हाँ, जिसको चटनी चाहिए होती थी सिर्फ हमारे दरवाजे के आगे वही आता था। अच्छा, दादा हजूर चटनी बेचते भी थे? बेचते नहीं थे, गोरवा में मुफ्त तकसीम करते थे। अच्छा, जैसे वो चाटी की लस्सी मोहल्ले में बांटते। वही ना, वही ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जाहिर है बहादुर शाह जफर के घर अगर चटनी बनाई जा रही है तो वो इतनी तो नहीं बनेगी, वो बादशाहों के रुतबे के मुताबिक ही बनेगी। ओए एवें रंगबाजी करन दे ओए इथों रेड़ी तो 6 कबाब 2 नान लइए ते मुफ्त चटनी दे दिंदे ने। वो नवाबी चटनी नहीं होती। बिल्कुल, नवाबी चटनी और कबाबी चटनी में फर्क होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो डायबिटिक होते हैं ना, उनको ज़रा एहतियात से खाना चाहिए, तोल तोल के किलो किलो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये चूँकि भरपूर है तवानाई से, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। कहते हैं कि ये एंटी कैंसरस भी होता है। फिर ये थकन जो होती है इसका मुकाबला करता है। नींद ना आने के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा भाईजान, सर्दियाँ आते ही, जैसे गर्मियाँ आते ही बाज़ लोगों को आमों का इंतज़ार होता है, इस तरह सर्दियाँ आते ही बाज़ लोगों को संगाड़ों का इंतज़ार होता है। जो लोग संगाड़ों के इश्क में मुब्तला है ना, वो रोज़ाना किलो 2 किलो संगाड़े ना खा लें। तुमको गौर से तुम रोज़ाना 1.5 किलो संगाड़े खाते हो मेरे सामने बैठ के। यकीन करो, खुदा की कसम, जिस दिन इसको संगाड़े ना ला के दे, जी जी, बकायदा इसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है संगाड़े और मुझे कह रहा है मैं खाता हूँ। कल नाराज चलो होके यार, शो से भी जा रहे थे तो सिंगाड़ों की वजह से। यार संगाड़े तो चलो लड़ पो, लून तो लड़ पैंदा है, चलो मेरी बात नाल निमक क्यों नहीं लेके आए। व्यूअर्स को सच सच बता देते हैं, हम दोनों मुकाबले में एक दूसरे के सामने बैठ के किलो किलो सिंगाड़े खाते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर्स मना किनको करते हैं? मना करते हैं जो आमतौर पे डायबिटिक होते हैं, उनको कहते हैं कि एतदाल। वैसे तो सिंगाड़े जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कहते हैं कि इसमें वही ग़िज़ाइयत है जो भैंस के दूध में होती है। और फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ैट भैंस के दूध की निस्बत कम होता है, लेकिन फ़ायदा उतना ही होता है जितना भैंस के दूध में होती है। एनर्जी और न्यूट्रिशन उतनी होती है जितनी भैंस के दूध में होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। सिंगाड़ों को एक सस्ती सी ग़िज़ा समझा जाता है, हालांकि ना तो ये कोई सस्ती ग़िज़ा है और ना ये कोई सस्ती फसल है। ये अब एक सस्ती ग़िज़ा के तौर पे नहीं लिया जा रहा, अब इसको फ़ायदा बख्श, मुनाफा बख्श फसल के तौर पे इसको काश्तकार लेते हैं। और ये लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, इन इलाकों में ये सिंगाड़ा जो है बहुत सीरियसली काश्त किया जाता है। चंद साल पहले तक, कम अज़ कम आप समझ लें कि 1 दहाई पहले तक जो है वो खाल खाल कहीं पे तालाबों में ये होता था, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा खेत में 1 से 1.5 फुट पानी छोड़ा जाता है, स्टोर किया जाता है और इस पे रखा जाता है। उसमें सिंगाड़े को बाकायदा बीज फेंका जाता है, काश्त किया जाता है। क्योंकि इसकी निगहदाश्त कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, इसलिए एक जो एकड़ भी अगर आप काश्त कर लें तो आप कमोबेश 2 लाख रुपए तक पैसे कमा सकते हैं। यार मगर ये इसी तरह की एक चीज वो संगाड़ाई उसे कहेंगे हम तो, चाइना में बिकता है। वो जैसे सुआ की छली होती है ना, इस तरह वो आग में सुआ के अंदर दब के उसको पकाते हैं। अच्छा, श्रीलंका साइड पे भी ऐसा ही है। जैसे हमारे यहाँ लहसुन होता है ना, लहसुन की वो तुरियां अलग अलग हम करते हैं ना, वो बिल्कुल सिंगाड़े का ही टेस्ट होता है। जब मैं सऊदी अरेबिया में था तो मैं वहाँ की जो फ्रूट मंडी था वहाँ पे जाया करता था और सिर्फ सिंगाड़ा पूछता था। कहते जी हर पाकिस्तान से आने वाली चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ सिंगाड़ा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मैंने जो दरियाफ्त किया उसका मतबादल, वो कोई पता नहीं उसको क्या कहते थे, वो बिल्कुल श्रीलंका से कहते हैं जी आता है और लहसुन की तरह का होता है। टेस्ट उसका कमोबेश 19-20 के फर्क के साथ सिंगाड़े वाला ही होता था। नहीं, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो चाइना में बिकता है ना जी गौरी साहब,
वो चूंकि आग में दबा के पकाते हैं वो इससे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये यहाँ का जो सिंगाड़ा है ये चूंकि पानी में उबालते हैं तो बीच में कई पिल्ले भी हो जाते हैं और उतना इसका टेस्ट नहीं रहता जितना वो चाइनीज सिंगाड़े का। अच्छा नहीं, अब यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अब कई लोग जो हैं वो सिंगाड़े को राख में, जैसे छलियों को राख में पकाते हैं, अब पाकिस्तान में भी कई लोग जो है वो उसी तरह ही सिंगाड़े को पकाते हैं। दूसरी बात, जो लोग घरों में सिंगाड़ा उबालते हैं उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये सिंगाड़े को पानी में उबालना नहीं चाहिए बल्कि पानी की भाप देनी चाहिए। स्टीम से ये पकता है। और जो अच्छे जो सिंगाड़ा फरोश है ना, जो सिंगाड़ों का इंतखाब करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फिर सिंगाड़े को काटते भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले वो सिंगाड़े को सिर्फ स्टीम में पकाते हैं। तो कुकर में जो लोग पकाते हैं उसका आमतौर पर असूल ये है कि जब वो विस्लिंग शुरू कर दे ना, यानी कैप हिल जाए, तो उसके बाद आप कोई एक मिनट के बाद उसको बंद कर दें। फिर जब उसकी गैस ख़त्म हो जाए तो फिर आप खोल लें, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर सिंगाड़े रखे जाए, यानी जाली छलनी के ऊपर रखे जाए, फिर वो शानदार बनते हैं। सर इसका रंग काला क्यों किया जाता है? पहली बात है कि सिंगाड़ा होता ही काला है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा काला करने के लिए जो करते हैं उसमें रंग डाला जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है बेचने के लिए। अगर आप घरों में सिंगाड़ा उबालते हैं तो वो जाहिर है कि इतना स्याह काला नहीं होता। उन्हें सर जी मैंने देखे ब्राउन कच्चे होता ब्राउन है, होते हैं। ब्राउन। हाँ, ब्राउन भी होते कच्चे हैं, ब्राउन होते हैं सर जी, काला करते हैं। कच्चे भी ब्राउन होते हैं, लेकिन अगर वो बड़े साइज के हो ना तो वो सब्जी माइल भी होते हैं। सब्जी माइल ब्राउन और स्याह होते हैं, और वो जरा जब बॉयल हो जाते हैं तो वो स्याह रंगत के हो जाते हैं। बीच में से चिट्टा होता है ना, तो उसे काला रंग दे के तो बीच में से वो चिट्टा नजर आता है तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जिस तरह गौरी ने किसी दिन अगर सफेद शलवार कमीज पहनी हो तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और जब खिलखिला के हंसता है तो उससे भी ज्यादा प्यारा, जब दांत सफेद नजर आते हैं और ज्यादा प्यारा लगता है। ब्लैक एंड व्हाइट। जुनैद भाई, ये जो राख में इसको पकाने का एक्सपीरियंस है, ये गुजरांवाला में हमने भी किया, इसका उबले हुए से ज्यादा टेस्ट आता है। हाँ, अब लाहौर में मैंने बताया माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो आपने गुजरांवाला में ये तजुर्बा किया। और क्या क्या गुजरांवाला में बन रहा है? आलू भी राख में लगा रहे हैं। इजाद दसी हो गुजरांवाले की, मेरा सिर नीवा करा देता है। यानी कदी ये ने सुनना तुसी गुजरांवाले जी फलानी मोटर बनी है या फलाना को इंजन बन गया है या कार बना रहे ने गुजरांवाले वाले। गुजरांवाले वाले ने जी कढ़ाई येहो जी बनवाई है। नहीं यार, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मैंने बताया था कि मैंने गुजरांवाला की एक टिक्का शॉप पे हड्डी में से मिख निकालने का बकायदा एक छोटा चम्मच देखा था। वो मैं हैरान रह गया, मैं कहा जी क्या इजाद है कि जी वैसे आप नहीं निकाल पाएंगे। लंबा था और मुंह आगे से बिल्कुल जुल्फी जितना था, इतना था उस चम्मच का मुंह था, तो पूरी की पूरी मिख बाहर आती थी। वो एक बहुत बड़ा स्यापा होता है जो हल किया गुजरांवाली। सबा परवेज साहब है ना मोहतरमा, हमारी बड़ी ही सीनियर और कमाल फनकारा, मैंने उनको एक दफा बताया कि हमारे गुजरांवाला में मिख निकालने वाली चमची है, तो कहती हैं कि सुहेल प्लीज वो जरूर लेके आना, ये तो बड़ा वक्त है बकायदा। और अगले दिन के शो में आके इसको जुल्फी को कह रहा था यार 2 दिन के लिए सबा प्रवेश साहबा के पास चले जाओ। नहीं, वो वहाँ पे मिलती है बड़ी अच्छी चमची, गो उसकी शक्ल जुल्फी से मिलती है। खोल के बताओ, हूबहू मिलती है को। सर यो मिक्स निकालते हुए ना अक्सर प्लेट दूसरे की प्लेट में चली जाती है। ये रिस्क होता है उसमें। अच्छा जी, अब ये नई नस्ल को तो बहुत कम पता है सिंगाड़ों का, पता बताना पड़ता है कि बेटा सिंगाड़ा भी एक फल है और बड़ा लजीज फल है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये इतदाल में रह के खाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक होते हैं ना उनको ज़रा एहतियात से खाना चाहिए, तोल के किलो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये चूँकि भरपूर है तवानाई से, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। कहते हैं कि ये एंटी कैंसरस भी होता है, फिर यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ये कारगर साबित होता है, फिर ये थकन जो होती है इसका मुकाबला करता है, नींद ना आने के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और कमज़ोर और बहुत ही जो लागर किस्म के लोग हैं जो उनको आम तौर पे इसका दूध बना के
तो पिलाया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सिंगाड़े का आटा नहीं, हम सुनते कि सिंगाड़े के आटे की मिलावट की जाती है दूध में, क्योंकि ये होता ही दूध है एक तरह से, इतने फुल ऑफ एनर्जी होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूध में मिलावट करने वाले हैं वो इसको ये बहाना बना लेंगे जी हम तो देखें दूध में दूध ही मिला रहे हैं। अपना इफ्तिखार ठाकुर है ना यार, उसको कोई मुंह पे ऐनक पूरी नहीं थी आती, हर ऐनक खुली होती थी। फिर उसको किसी सियाने ने बताया कि 2-3 महीने संगाड़े खाओ। अच्छा हाँ, फिर भी उसका मुंह को ऐनक खुली ही थी, फिर उन्हें मुंह च 4 संगाड़े रख के ऐनक लाई थे, फिर पूरी है। अच्छा, एक तो मैं बता रहा हूँ ना कि सिंघाड़े के बेशुमार तिब्बी फ़वायद भी हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रा इतदाल में रह के खाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ सिंघाड़े की जो पैदावार है वो 80,000 टन है, लेकिन ये सारी की सारी हम खुद ही खा जाते हैं, थोड़ी बहुत अफगानिस्तान चले जाते हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर। यानी पहले हम बचपन में सुनते थे कि ये छपड़ों में उगता है, छपड़ों में तो खुद ही उगता है, ये खुद वुद नहीं उग जाता, मतलब आप उगाते हैं, खुद भी उगता है, लेकिन अब इसको कमर्शियली उगाया जा रहा है। अब इसको अगर सीरियसली मज़ीद तवज्जो के साथ उगाया जाए तो यही जो इलाके हैं ये बाहर निकल के जनूबी पंजाब में, बालाई पंजाब में ये बहुत अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। और फिर हम अगर थोड़ा बहुत भेजते भी हैं ना तो रॉ फॉर्म में भेजते हैं, कच्चा सिंगाड़ा हम बाहर भेजते हैं। अगर हम इसकी बाय प्रोडक्ट्स जो है ना वो भेजना शुरू कर दें ना, इसकी नूडल्स बनते हैं, इससे खुश्क आटा बनता है, इसका दूध इससे बनाया जाता है शेक करके, इसका पेस्ट बनाया जाता है। हिंदुस्तान चूंकि पहले से इस्तेमाल करता है, उनको पता था, वो इससे 53 करोड़ डॉलर कमा रहा है, 53 करोड़ डॉलर कमा रहा है, ठीक है। और हम भी बाआसानी इससे इतनी, अगर हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे थोड़ा सा तवज्जो दे के उगा लें तो हम भी कमोबेश जो है वो 15 से 20 करोड़ डॉलर जो है वो सिंघाड़े की बाय प्रोडक्ट से कमा सकते हैं। देखो ना यार, अगले करोड़ों रुपये कमा रहे ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈ जी ਅੱਗੇ वो मैं कोई ਇੱਥੇ संघाड़े नहीं लाए। सर ये गोगा जी को भी बताएं कि इसकी गिरी खाने के फायदे हैं, छिलकियां समेत खा रहे होंगे। और नहीं, उसके छिलकों के भी फायदे हैं। अच्छा जी। सिंगाड़ों के छिलके से पेस्ट बनाई जाती है जो सोजन कम करने के काम आती है, उसे क्रीम बनाई जाती है। हुक्मा हजरात जो है वो ये काम करते हैं। हाँ, संडे ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗੋਗਾ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪੇ ਉੱਗੇ ਨੇ। लो जी गोगा जी, आज तो बाद तुसी संघाड़े कट के सान दे दिया करो, तुसी छिलके ही खाओ। क्योंकि आप बता रहे थे कि मुझे कोई जोड़ों का प्रॉब्लम है। इसके जो क्रश करके पेस्ट बना के और जो इसके नूडल्स बनाए जाते हैं ना, वो चीन में, थाईलैंड में, मलेशिया में बहुत शौक से खाए जाते हैं। वाह। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो भी हलाल चीज दुनिया पे खाने के लिए इंसान को दी है, उसमें लाजमन कोई ना कोई फायदा है, लाजमन कोई ना कोई फायदा है। और मेरा तो ये ईमान है कि जो चीजें इंसान के लिए हराम करार दी हैं उसमें नुकसान है, उसके खाने में नुकसान है। जो हलाल चीजें हैं उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर है। हाँ, ये अलहदा बात है कि जैसे हम चीनी कहते हैं या मीठी चीजें शुगर वाला बंदा ना खाए, भाई वो शुगर हो गई है तो इसलिए। एक नॉर्मल आदमी के लिए हर हलाल चीज के अंदर कोई ना कोई फायदा जरूर है, वो बेशक संघाड़ा हो या मंगाओ जी किलो कढ़ाई। और हर हलाल चीज का मतलब है कि वो भी आप हलाल जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि वो रोजाना की 5-5 किलो खाओ। हर चीज इतदाल में रह के खानी चाहिए। इतदाल तो हर चीज में, में खाने में नहीं, वो तो हर चीज में इतदाल का हुक्म है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। साइड वाले शीशों से आपको पीछे वाली चीजें नहीं नजर आती और पीछे वालों को आपकी गाड़ी नहीं नजर आती कि गाड़ी कहाँ से शुरू होती है और इसका एंड कहाँ पे होता है। ਆਏ ਦਿਨ ਡੰਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਡੰਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਡੰਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਧਰ। यकीन करो मैं अपनी ट्राली ने उत्ते एहो जी बांदरी भी बिठाई होनी है, और जेड़ा गन्ने की हाथ लावे ते करके पौंदी है सस्ती। नाज़रीन, हमारे यहाँ ट्रैफिक हादसात की शरह दीगर ममालिक की निस्बत पहले ही बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक बड़ी वजह ओवरलोडिंग भी है। आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है
एक ऐसा ही ट्रक ड्राइवर जो ओवरलोडिंग का आदी है। मारा यार पिंडी ना सोनादार पिंडी ना भाई। बड़ी तुम ओ भाई। पिंडी सोना शार ओ लो तुसा ना कटारी ली गया आराम से कटारी पापा जी तुसा ना टहरे में खड़े हैं आप, जवाब दे, उधर गाने गा रहे हैं। जी जान क्या हाल है सुन लिया ना, मेरे अनाउंसमेंट तो सुन लिया ना कि मैंने क्यों बुलाया आपको। ओ पापा जी तुन्नी वजह तो एक्सीडेंट होने ने धुंध की वजह से नहीं, हमारी बदकिस्मती ये है कि सर्दियां, धुंध और गन्ने की क्रशिंग का सीजन इकट्ठा आता है जी हाँ। और गन्ने की क्रशिंग जब होती है तो ये लोग जिस जालमाना बेईमाना अंदाज में जब ये लोग गन्ने के ट्राले लाते हैं ना, उसके बाद ही हादसा पेश आते हैं। जान गल है वे ऐसा चाहने कि 2 फेरियां की जगह 1 फेरा लाया जावे ना, ताकि काम इको फेरे निबट जावे। वही एक फेरा जो है साथ कीमती जाने भी ले जाता है, माली नुकसान भी करवाता है। ते पजान उन लोगों की तकना चाहिए ना, अन्ने ने वो जेड़े गड्डी चलाने ने। जुनैद साहब, असल बात ये है कि लालच है हर तरफ। बखुदा लालच ने उड़ा के रख दिया हमें, हमारी तहजीब को, हमारे कवानीन को, हमारे एहतराम को, हमारी सकाफत को, हमारे एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, हर चीज को लालच ने उड़ा के रख दिया। बिल्कुल। अब मसला ये है कि ये गाहक को भी लालच बताते हैं कि भाई आपके 2 की बजाय हम 1 फेरा लगा देंगे, 1 फेरे का हम 7,000 लेते हैं, हम तुम्हारे दूसरे फेरे के सारा सामान लाद के 10,000 में कर देंगे। इनकी भी ये लालच होती है कि भाई पेट्रोल भी हमारा बचना है और 7-10,000 का फेरा लग जाएगा, और वो जो सामान लदवाने वाला है वो भी कहता है ठीक है जी 14 की बजाय मेरे 10 में काम हो जाए। अब मसला ये है कि भाई कानून क्या कहता है, जो ट्रैफिक की हालत है वो क्या कहती है। तंग तंग सड़कों के ऊपर आप अगर वो ट्रालियां और ट्रक लेके चढ़ जाएंगे जो हर तरफ 3-3 फुट माल बाहर को लटका हुआ है, तो भाई फिर अगर एक्सीडेंट होगा तो फिर लानत है आप लोगों पे अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि जो दूसरे हैं वो देख के चलाएं। जिस व्हीकल पे ये माल लादते हैं वो इतना ज्यादा जब ओवरलोडिंग करते हैं, उसके सारी लाइट्स, उसके सिग्नल्स, जो इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सारे तो छुप जाते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता। ये अल्लाह के सहारे जा रहे होते हैं। नहीं निकया वो मैं तुसा की पहचान दसा, मैं पीछे लीरा रेड लटकाइयां होनियां ने कि भी इत्थे तक गन्ने पे ने, और जो कपड़े की लीरें लटकाई होती हैं वो नजर आती हैं किसी को? तो भाजन लोग उनकी नजर नहीं आना, ये मिकी सब कुछ नजर पे आना, उन्हें की नजर नहीं आना। भाईजान साइड वाले शीशों से आपको पीछे वाली चीजें नहीं नजर आती और पीछे वालों को आपकी गाड़ी नहीं नजर आती कि गाड़ी कहां से शुरू होती है और इसका एंड कहां पे होता है। आए दिन डंपर लग गया, डंपर लग गया, डंपर लग गया, दे जवाब उधर अब। यकीन करो मैं अपनी ट्राली ने उत्ते एहो जी बांदरी भी बिठाई होनी है, और जेड़ा गन्ने की हाथ लावे ते करके पहुंची सस्ती। 10,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। वीर जी मैं कदू आखना लोगों की कि तुसा आगे गड्डी ने आ पाओ, और तुम नहीं कहते, तुम्हारी हरकतों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं, तुम बात को जवाब ही नहीं दे रहे बात का। पजान मैं केड़ा स्टीयरिंग छड़ के गड्डी पे चलाना क्या करने हो? ओए ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, तुम्हें और समझ सर नहीं जी आ रही? इनके साथ कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए कि जुर्माना इतना बड़ा रखे, बल्कि इस तरह के जो वायलेशन है इस पे तो कैद होनी चाहिए सीधी सीधी। आप देखें कि मैं आज खबर पढ़ रहा था कि किसी ने चार्ल्स को जो अंडा मारा था ना जी लड़के ने, उसको 6 महीने के लिए उन्होंने कैद सुना दी। बिल्कुल ठीक। अब कोई जरूरत नहीं करेगा। मसला ये है कि जब तक आप सजा इस तरह की नहीं देंगे कि लोगों को अक्ल आ जाए, समझ आ जाए, बाहर बहुत से ऐसे हैं जुर्म ट्रैफिक के, ऐसी वायलेशन हैं जिन पे सीधा सीधा कैद हो जाती है। अब जिस तरह की ये वायलेशन है ओवरलोडिंग वाली, इस पे तो मेरा ख्याल है बाहर के लोग सोच भी नहीं सकते, शायद उन्होंने कोई कानून इस तरह का बनाया हो या ना, चूंकि ये तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं ना कि आप ट्रक के बाहर 3-3, 4-4 फुट हर तरफ जो है माल बाहर को लटका ले। तो अगर होगा कानून तो लाजमन वो कैद ही होगी, जिससे कम नहीं हो सकता। सुनने में आया अजीजी भाईजान कि कई गैर कानूनी काम करने पर ड्राइविंग लाइसेंस वो खत्म कर देते हैं। हाँ जी, कैंसिल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद साल तक मिलता नहीं है। 1 साल तक बंदा गाड़ी नहीं चला सकता, और अगर फिर भी चलाते हुए पकड़ा जाए
तो फिर कैद कर देते हैं। सारा इल्जाम तुसा गरीबां ते पाने हो, निक्के निक्के बच्चे लेके मैं कित्थे टुर जावां। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ? अच्छा फिर वही नहीं जो नीचे आके बेचारा मरता है, इनकी अपनी ट्राली या ट्रक के ऊपर, माल के ऊपर भी 3-4 बंदे सोए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो भी नीचे गिरते हैं हादसा हो तो। और ऊपर से ये इतना जुल्म है जुनैद साहब कि कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई ऐसा कानून ही नहीं। इंतहाई नाकस किस्म की और पुरानी और बिल्कुल ही मरीज गाड़ियां लेके ये सड़कों पे चढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा माल फिर लाद के। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग तो करके। कमजोर खराब पुरानी गाड़ी, फिर ओवरलोडिंग। खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आवाम को और गाड़ी को जिसका एक्सल टूट जाता है, ठीक है, हाँ। या पंक्चर हो जाती है, वो सारा दिन, बल्कि बाज़ इलाकों में, नवाई इलाकों में तो 2-2, 3-3 दिन तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। जब ये भाई इतनी सी रोड है, सारी की सारी इन्होंने कवर कर ली है, दूसरी कोई गाड़ी गुजर नहीं सकती। और सड़क के बीच में वो खराब हुई है, या वही ठीक बेड़ा शुरू गर्क कर रहा है, है। उसका माल नीचे गिरा हुआ है, बुरी हालत हुई है, वहां से गुजरने का कोई बेचारा जो है वो सोच नहीं सकता। सारी ब्लॉक करके सड़क खड़े होते हैं और कई दिन खड़े रहते हैं। को 3 जने ट्रक के नीचे घुसे हुए हैं, को 2 जने ਉਹਦੇ इंजन च वड़े ने, और की 2 हो रहा है बंदे जी? सोए हुए हैं। ट्रक ठीक हो रहे हैं। ਭਜਾਣੇ सड़क के ਇੱਟਾਂ बीच। ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਓ ਤੁਸਾਂ। बड़ा एहसान करते हो। और ट्रैफिक वैसे ही वहां बंद हुई होती है। सर जी ये कहता है कि मैं कोई घर से बुलाने आता हूँ कि मेरे ट्रक के नीचे आओ। इन लोगों ने ट्रक घरों में घुसा दिए, लोग सोए मर गए, हाँ। मार्केटों में घुसा दिए ट्रक। अच्छा, ये जो ऊंचाई में ओवरलोडिंग करते हैं ना, यानी ऊंचा ट्रक होता है, उसके ऊपर कई मंजिलों तक इन्होंने सामान पहुंचाया था, उसके पता क्या होता है जी, आमतौर पे बिजली की तारों से टकरा जाता है, और वहां पे वो बिजली की तारें भी तोड़ देते हैं और खुद भी करंट लगता है इनको। हाँ जी, और फिर वो चूंकि उसकी हाइट ज्यादा 900 हो जाती है, उसकी चौड़ाई कम होती है, वो गिरता है अगर हाँ। तो वो कई दफा किसी गाड़ी पे गिर जाता है, बंदों पे गिर जाता है, वो अलहदा मरते हैं। मतलब कई ऐसी इनकी हरकतें हैं जिनके ऊपर इनको वाकई कैद होनी चाहिए। और पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती रहती है। ठीक है भाई, गरीब आदमी जो है फिर सारे गरीबों को इजाजत दे दे। जो गरीब आदमी मोबाइल छीन के रोटी खा रहा है, उसको भी, वो भी गरीब आदमी है इसीलिए खा रहा है, तो उसको भी इजाजत दे दे। जो अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, डकैतियां कर रहे हैं, उनको भी फिर इजाजत दे दे। यार ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप ट्रैफिक कवानीन को कोई तोड़ने वालों को कोई मुजरिम ही नहीं समझते। ये बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी बड़ी खतरनाक सजा होनी चाहिए। ਭਜਾਨ फांसी चढ़ाई छोड़ो मिकी, फांसी। ये तो अब तुम जज्बाती बातें कर रहे हो ना, वाकई कैद भी होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए, चूंकि मतलब सोच से बाहर। यार ये जो अंडरपास बने हुए हैं, इन कोई अंडरपास लाहौर का आप देख ले, उसकी छत देखेंगे वो चिरीटे पड़ी हुई हैं, इन्होंने गाड़ियां बीच में घुसा दी हैं, हाइट की कोई परवाह नहीं की। हर अंडरपास के बाहर लिखा हुआ है कि कितनी हाइट की गाड़ी। इनको तो इतना ही नहीं पता होता हम कितनी हाइट की गाड़ी लेके जा रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं होते ये। और मैं ट्राली बेच के पकौड़े लाई से उठता, मैं पकौड़े लाई वैसे लगा लो तो बेहतर है। नहीं, पकौड़े को और लावे, तेनू लता तो फड़ के तो पकौड़े वाली कढ़ाई च सुटे आए। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मगरब में तन्हाई है, सन्नाटा हो जाता है। सर्दियों में जब लोग बेचारे सर्दी से बचने के लिए कमरों में घुसते हैं, घरों में घुसते हैं, तो अंदर फिर सर्दी से तो बच जाते हैं, अंदर फिर अल्लाह माफ करे तन्हाई से और उदासी से खुदकुशियां कर लेते हैं। अच्छा जी, आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि मगरब में, यानी ये जो वलायती मुल्क हैं, वहाँ पे जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, माइनस में काफ़ी चला जाता है मौसम, वहाँ पे सर्दियों में खुदकुशियों की रेशो बढ़ जाती है। एक ऐसी हैरान कुन बात है कि खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, सर्दी की वजह से घरों में बंद हो जाते हैं। और अक्सर घरों में चूंकि यहाँ एक कोई माई हुंदी है या एक कोई बाबा हुंदा है, तो वो बेचारे कल्ले अंदर बैठे बैठे इतने खौफजदा हो जाते हैं या इतने परेशान हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है और अक्सर घरों के अंदर बहुत थोड़े लोग होते हैं।
और फिर लोग जो हैं वो सर्दी से सख्त खौफजदा होते हैं। ये हमें ऐसे लगता है कि लोग जो हैं वो वहाँ पे जाहिर है हीट शीट के वो घरों में होती है, हाँ जी। सर्दी से ठिठर के नहीं मरते, तन्हाई में टेंशन की वजह से खुदकुशियां करते। और वैसे भी तुम देखो कि सर्दियों के साथ ना हमेशा एक यासियत, मायूसी और गम एसोसिएट होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि सर्दियों की शायरी है। दिसंबर आता है तो शायरों की शायरी जाग जाती है, तो वो बड़ी सैड किस्म की पोएट्री शुरू कर देते हैं और सैडनेस आ जाती है। मगरब में चूंकि लोग बेचारे फिर घरों में हीट वगैरह है, ऐसा हीट सिस्टम है, हाँ जी। तो वो बाहर अब -30, -20, -10 माइनस में जाते ही खौफनाक सर्दी शुरू हो जाती है। 40, 50 तक माइनस है रशिया में, कनाडा में, इधर उधर। तो लोग जो है ना जी वो सर्दी से फिर बचने के लिए घर में रहते हैं, हाँ जी। क्योंकि घर गर्म है। तो जब घर में रहती हैं तो वो फिर कई दिन किसी की शक्ल नहीं देखते, घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी सर्दी होती है और कई लोग यहाँ पाकिस्तान में भी बाहर नहीं निकलते, मगर ये देखें कि ये इकट्ठे रहना, इत्तेफाक जो है इसमें क्या बरकत है और क्या फायदे हैं इसके कि हम लोग जब सर्दियों में घरों में बंद होते हैं तो हम तन्हाई का शिकार नहीं होते। हम लोग इकट्ठे बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारे घर के अंदर 7-8 बचे थे आम ने ना, और फिर जब हम इकट्ठे खानदान रह रहे होते हैं तो वो तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो वो फिर अंदर अक्सर आपने देखा है आज भी इकट्ठे बैठ के किसी जगह हीटर लगा लेते हैं, या गांव में तो अक्सर बावर्ची खाने में बैठते हैं, क्योंकि वहां पे चूल्हा जल रहा होता है और उसकी गर्मी चूल्हे की जो है सेक उसकी वजह से किचन जो है वो निगा हुआ होता है। और आप पुराने किचन याद करें ना, जब चूल्हा ऊपर नहीं था आया, खड़े होके हांडी रोटी करने वाला निजाम नहीं था, तो नीचे चूल्हा होता था जब, तो पीढ़ियां, चौकियां लकड़ी की और इस तरह की चीजें होती थी नीचे बैठने वाली, और कोने में कहीं कोई दरी शरी भी बिछाई होती थी, हाँ जी, कोई बोरी शोरी भी बिछाई होती थी, और सारे अंदर फर्स्ट क्लास निगे बैठे होते थे। और वो चूल्हा जल रहा है लकड़ियों वाला या कोयलों वाला या भूरे वाला चूल्हा, उसकी गरमाइश के साथ वो कमरा निगा हुआ है और सारे किचन में बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। इस दौरान घर की बेल बज जाती तो आपस में लड़ाई शुरू हो जाती थी कि कौन जाके देखेगा। दीदी यहाँ तन्हाई कम है, यहाँ मूंगफलियां बेचने वाला आ जाता है, आधे घंटे बाद पेठा बेचने वाला आ जाता है, 2 घंटे बाद चोर आ जाता है, यहाँ तो तन्हाई कम है। शाबाश, यानी चोर भी तन्हाई दूर करता है। नहीं, सीरियसली आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये बड़ा अल्लाह का करम है कि हम ये जो फैमिली सिस्टम में रहते हैं लोग मशरिक में, आप देखें ना कोई मेहमान ऐसा आता है कि जिसमें कोई तकल्लुफ जिसके साथ नहीं होता, उसको भी कहते हैं आजा किचन चाहिए, भी आगे किचन में ही बैठ जाता है। आपको बड़ा कोई दूर का कोई परौना ऐसा आ जाए जिसको आप नहीं उधर बुलाना चाहते, तो उसको आप मेहमान खाने में या ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, वरना वो किचन में ही सारे घुसे होते हैं। और आज भी आप गांव के अंदर चले जाएं कि तो वो पराली या कोई ऐसी चीज जला के, लकड़ियां वकड़ियां जला के एक ही जगह सारे बैठे हुए हैं, और गप्पे भी उसमें चल रही हैं, उसमें कोई ना कोई गेम चल रही है, ताश लूडो ये वो खेली जा रही है। मगर में ऐसा नहीं सर, मगरब में तन्हाई है, सन्नाटा हो जाता है। सर्दियों में जब लोग बेचारे सर्दी से बचने के लिए कमरों में घुसते हैं, घरों में घुसते हैं, तो अंदर फिर सर्दी से तो बच जाते हैं, अंदर फिर अल्लाह माफ करे तन्हाई से और उदासी से खुदकुशियां कर लेते हैं। ऐसा खौफनाक माहौल हो जाता है, खौफ तारी हो जाता है मगरिब में। धूप ही नहीं निकलती। हाँ, धूप नहीं कई दिन निकलती, और निकले भी तो ठंड इतनी होती है, बर्फें जहाँ पे पड़ती हैं, स्नो फॉलिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे तो कई फुट बर्फ पड़ी है। अंग्रेजों के मुल्क में सर्दियों में ये भी बात नहीं ना आती, गरम अंडे। हाँ जी, मतलब वो आप ही अंदर गरम करके खा लेंगे, आना चाहिए कि गरम करके उबाल के गली च खलो के पहले कहो गरम आंडे, फिर अंदर आके खाओ, उसका बड़ा फायदा है जुल्फी। आप देखो कि एक दफा मुझे याद है कि ये गौरी साहब भी साथ थे हमारे, हम थिएटर करने के लिए गए कनाडा। अच्छा। हमारा मॉन्ट्रियल में शो था। अच्छा, मॉन्ट्रियल में शो था, तो हम जब वहां पे पहुंचे वैन पे,
तो वो ऑडिटोरियम के आगे को 200-300 बंदा बाहर सड़क पे खड़ा, टिकटे शिकटे लेके, तो बाहर अभी खड़े थे काफी सारे लोग। तो मैंने उनको कहा, जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर, मैंने कहा यार इधर ना हमें उतारो, यहाँ पे तो गौरी लौट लेंगे लोग, तो तंग करेंगे सारे जो फैन हैं। हमारा एक देसी तरीका है प्यार करने का भी। तो मैंने कहा ऑडिटोरियम के पीछे ले चलो। कहते जी पीछे तो बर्फ पई है। ढेर लगे और मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तुम ले चलो, कितनी की बर्फ है, अंदर ही घुसना है ना। आप यकीन मानो पा जुनैद, इतनी ऊंची, बल्कि मोटे मोटे जितनी ढेर लगे बर्फ, हम वैन से उतर के वो बर्फ के अंदर से ऑडिटोरियम का, मेरा ख्याल है जो पिछला दरवाजा था वो कुछ ज्यादा से ज्यादा 50 फुट होगा दूर, हम वहां तक अंदर गए हैं, सारी कास्ट नीली होके डिग पई। ठाकुर भी था? नहीं ठाकुर नहीं था, ठाकुर होता तो उन्हें तो काला हो जाना सी। हम लोग अंदर घुसे हैं तो ठंड की वजह से हम सारे ही ऐसे हो गए, हमें पता नहीं क्या। और जल्दी से 2-3 मैंने हीटर लगवाए, सारी कास्ट सेकी पहले, गर्म की थी, जिवें हुंदा नहीं कि खामद घर आवे तो बंदा हांडी गर्म कर दे, इस तरह मैं आवाम आई सी ते सारी कास्ट गर्म की थी। उसके बाद शो हुआ, शो ही नहीं उठने जो हुआ, ऐसे गिर गए थे जान। ये लोग तो नीले हो गए, मैं पता नहीं कौन से कलर का हो गया। मचंडा। मेरा मतलब है कि ठंड कोई थोड़ी सी तो नहीं होती ना बाहर। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये सस्काटून की तरफ मैंने एक रिलेटिव की तरफ गया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ किसी का बच्चा जो है वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। अच्छा। और घर वाले जो है वो सोए हुए थे, उनको पता नहीं चला, छोटा सा बच्चा दरवाजा खोल के बाहर निकला, दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया, वो बच्चा बाहर मर गया था। इसीलिए कनाडा और अमेरिका के बाद इलाकों में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, सिर्फ ज्यादा बर्फबारी, कोई तूफान नहीं होता, सिर्फ ज्यादा बर्फबारी होती है, तो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। हाँ जी, हाँ फौरी जी, तौर पर। जी जी जी। और आप देखो कि ये क्या, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, इम्तिहान है कि आप सर्दी से बचने के लिए घरों में घुस जाते हैं, और घरों में आप अकेले हों, एक आध कोई कद्दा 2 बंदे हों, मियाँ बीवी अंदर अकेले कितनी क्यों बातें कर ले। लो उन्होंने तो ना ननान तो लड़ना है, ना भरजाई तो लड़ना है, वो तो अलग नहीं हुंदा ननान भरजाई नाल। वो तो बेचारे 2-3 मिनट बाद उन्हां दी गल्लां मुक जांदियां ने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਮ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਡੈਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਮੇਮ ਨੂੰ ਬਦਰੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि दुनिया की पतली तरीन किताब का नाम औरत क्या चाहती है, अंदर सिर्फ एक सफ़ा है जिस पे लिखा था हर चीज़। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।